हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस लॉज विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 16। और मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आज से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका सेक्शन 68 टू 72 आता है। तो हर एक प्रॉब्लम अलग अलग जो डिस्कस करेंगे 68 से 72 तक प्रोविजंस बताएंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इन आगे आने वाले 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में अलग अलग 5 प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम 16 क्या है। प्रॉब्लम 16 में लिखा है ए सप्लाइज राइस एंड वीट टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑफ बी हु इज ए ल्यूनेटिक। तो बी एक ल्यूनेटिक है। ल्यूनेटिक का मतलब जो कि अनसाउंड माइंड के हैं, एक तरीके का अनसाउंड माइंड होता है। उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रन को वो मिस्टर ए राइस एंड वीट सप्लाई करते हैं। ठीक। फिर लिखा है बी हैज़ एसेट्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख। तो उनके पास 1 लाख रुपीज़ तक का एसेट्स है। ऑन नॉन पेमेंट कैन ए प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बी। तो क्या नॉन पेमेंट पे ए क्या प्रोसीड कर सकते हैं उनके एसेट से जो है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है वुड योर आंसर बी द सेम इफ इंस्टेड ऑफ बीइंग ए ल्यूनेटिक वर ए माइनर। ठीक है, तो बी अगर ल्यूनेटिक नहीं होते, एक माइनर होते, तो क्या फिर भी उससे अमाउंट रिकवर किया जा सकता था उनके एसेट से या कि नहीं। ठीक। तो ये प्रॉब्लम है, आशा कर रहे हैं आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में लिखा है यस ए कैन प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बी। ठीक। सेक्शन 68 of the Indian Contract Act states that where a person is incompetent to contract or anyone whom he is legally bound to support is supplied with necessaries, the person so supplying him shall be indemnified out of the assets of the incompetent person। तो ये सेक्शन 68 कहता है, जो कि बताता है क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड के केस में कि जो भी पर्सन इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट का मतलब ये वो माइनर है या ल्यूनेटिक है या किसी और कंडीशंस में है, तो उस केस में अगर उनके ऐसे लोगों को नेसेसरी सप्लाइड की जा रही है जो उनके ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है। तो जो जिनको कि वो सपोर्ट करते हैं, तो जो पर्सन उनको वो चीज़ें सप्लाई कर रहा है, वो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है, उसको इंडेमनीफाई करना ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। लेकिन इंडेमनीफाई वो कैसे कर सकते हैं? अपने एसेट से, मतलब उनके पास अगर कोई स्टेट है, मतलब प्रॉपर्टी है या एसेट्स हैं, तो उसको बेच के या उससे जो है वो चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं। उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन को पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। तो अगर आपने नेसेसरी सप्लाई की है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है हियर बीज वाइफ एंड चिल्ड्रन whom he is bound to support have been supplied rice and wheat। अब राइस एंड व्हीट क्या हो गया? वो बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हो गई। ठीक है, नेसेसरीज जिसको कह सकते हैं, जो कि इंसान को उसके जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो हैव बीन सप्लाइड राइस एंड व्हीट वन ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो जिसने बी के वाइफ एंड चिल्ड्रन को ये बेसिक नीड्स प्रोवाइड की, वो इंटाइटल्ड है इंडेमनिफाइड होने के लिए। मतलब कि जो दूसरा पर्सन है बी, उनके एसेट से ये चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं। क्लियर? तो सारी कंडीशंस जो लिखी हैं सेक्शन 68 में, अभी आगे मैं आपको और भी क्लियर करूंगा इस चीज़ को, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो वो सब वहाँ पे फुलफिल कर रही है। तो ये लिखा हुआ है ए कैन प्रोसीड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बी। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा पार्ट जो सॉल्यूशन का है वो भी देखते हैं। लिखा है वन ऑफ द पार्टीज इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट द ल्यूनेटिक बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड द एग्रीमेंट इज वॉइड। ठीक। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि एक पार्टी जो कि ल्यूनेटिक है, वो अनसाउंड माइंड की है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है।
तो नॉर्मल कोर्स में ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है हाउ एवर ऑन अकाउंट ऑफ सेक्शन 68 इन दिस पर्टिकुलर केस द मनी कैन बी क्लेम बट ओनली आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द इनकॉम्पिटेंट पार्टी। तो इनकॉम्पिटेंट पार्टी जो है उसके एसेट से वो चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं, उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहराया जा सकता। मतलब कोई भी इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, फॉर एग्जांपल वो माइनर है या ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे केस में उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर उसके पास कोई एसेट्स है तो उससे आप रिकवर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने जो नेसेसरीज थी, नेसेसिटी थी, बेसिक नीड्स थी, वो उनको प्रोवाइड की। अब दूसरी कंडीशन लिखी, इफ बी वर ए माइनर द आंसर वुड बी द सेम। क्यों? क्योंकि माइनर और अनसाउंड माइंड एक ही तरीके के इनकॉम्पिटेंट पर्सन माने जाते हैं। तो फॉर ए माइनर इज ऑल्सो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो माइनर भी इनकॉम्पिटेंट है और अनसाउंड माइंड भी इनकॉम्पिटेंट है। दोनों ही कंडीशन फुलफिल होती हैं, लेकिन आप पर्सनली उनसे कुछ नहीं ले सकते। उनके एसेट्स उनके पास अगर है तो आपको देखा होगा कि प्रॉब्लम में, मुझे आने दीजिए, प्रॉब्लम में पहले क्या लिखा हुआ है कि बी हैज़ एसेट्स वर्थ 1 लाख रुपीज़। तो बी के पास एसेट्स हैं 1 लाख रुपीज़, तो उस एसेट से रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि क्या वो इंटाइटल्ड है, क्या वो रिकवर कर सकते हैं? तो यस, उनके एसेट्स को बेच के वो चीज़ें रिकवर की जा सकती हैं अगर आपने उन्हें नेसेसरीज प्रोवाइड की हैं और वो ल्यूनेटिक, मतलब कि अनसाउंड माइंड या माइनर दो केस ये हो गए। इसके बाद फर्दर हम लोग बात करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते थे कि यहाँ से लेके 5 जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सबको डिस्कस करेंगे वो हैं टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट पे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि सेक्शन 68 टू 72 क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो पहला जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेक्शन 68, जो कि है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़ टू पर्सनस इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हैं, जिसको दूसरे भाषा में क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई भी कह सकते हैं। आज ये डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पेमेंट बाय ए पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन ए ट्रांजेक्शन। ये सेक्शन 69 आपको बताता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग की इस पे बेस्ड होगी। उसके बाद जो उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी, सॉरी, उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम होगी वो होगी ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन enjoying द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट। ये आपका सेक्शन 70 में आता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइंडर ऑफ गुड्स या फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, सेक्शन 71 में। फिर लास्ट है आपका मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 72 है। तो ये 5 कंडीशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि ये 5 की 5 पूरी कंडीशंस आपकी सिर्फ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके के टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पर बेस्ड होंगी, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि इसमें समझने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला तो ये पढ़ना है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 टू 72, जो अभी लास्ट में हमने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया, उससे आपको पता चलेगा कि सेक्शन 68 टू 72 में क्या क्या दिया। तो ये पूरा एक चैप्टर है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आप मेरे साथ बने हैं और पांचों की पांचों प्रॉब्लम देख रहे हैं तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में जो सबसे पहला प्रोविज़न दिया है वो है क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड अंडर सेक्शन 68। ये पॉइंट आपको समझना है, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लीडिंग केस है वो नैश वर्सेस इनमान। तो नैश वर्सेस इनमान में एक्चुअली हुआ क्या था वो हम आपको बता देते हैं। एग्जैक्टली इसी केस से जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इसी से रिलेटेड आपका ये केस है। इसमें हुआ क्या था कि इनके पास ऑलरेडी पहले से बहुत सारे कोट्स थे, ठीक है, और उन कोट्स को प्रोवाइड किया गया। कोट्स मतलब वही पहनने के लिए, ठीक है। तो अब ये नेसेसरीज़ की डेफिनेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये हुआ कि नहीं साहब, ये नेसेसरीज़ की कंडीशन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पहले से कोट्स थे। जो ओवर कोट, आप इस केस को पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओवर कोट उनको दिलवाए गए, पहले से उनके पास ओवर कोट्स थे। तो अब क्वेश्चन ये आया कि ये ओवर कोट्स नेसेसरीज़ की डेफिनेशन में अगर आएंगे तभी तो क्लेम कर सकते हैं।
तो वो नेसेसरीज की डेफिनेशन में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि पहले से उनके पास वो चीज़ें थी। अगर आपके पास पहले से वो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में था कि राइस एंड वीट प्रोवाइड किए, तो हाँ वो नेसेसरीज की कंडीशन में इसलिए आएंगे कि उनके पास नहीं थी। जो चीज़ नहीं थी वो आपने दी और वो बेसिक नीड्स में आती हैं, तो वो नेसेसरीज की डेफिनेशन में आएंगी और आप उसके लिए क्लेम कर सकते हो। लेकिन चूंकि इनके पास ओवरकोट्स पहले से थे और आप एडिशनल में और प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्लेम नहीं कर सकते। ये इस पर्टिकुलर लीडिंग केस का जजमेंट था। ठीक है, अब आगे हम लोग कंडीशंस पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंस है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे मुझे समझाने दीजिए आपको कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लिखा है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड बाय द सर्कमस्टांसेस where one person has done something for another or paid money on his behalf and the other person enjoying the benefit of the same। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या था कि कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में ये सर्कमस्टांसेस से ये केस बनता है। मतलब जनरली होता क्या है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड केस में पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंडीशंस में होता है। मतलब यहाँ पे आप या ओरल या रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करें, या इट कैन बी इन्फर्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, जो इम्प्लाइड हो गया। ये ना एक्सप्रेस है ना इम्प्लाइड है, ये क्या है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप जा रहे हैं रास्ते में, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं या ऐसे ही गए टहलने के लिए, और आपको वहाँ पे कोई वैल्यूबल आइटम मिला, नोट की गड्डी मिली, तो आपने उसको अगर उठा लिया, तो जैसे ही आप उठाते हैं तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आप ट्रू ओनर को सर्च करिए और वो चीज़ें हैंड ओवर करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये ना एक्सप्रेस है ना इम्प्लाइड है, इट इज़ इन्फोर्स बाय द लॉ। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द सर्कमस्टांसेस। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या है कि आपने उसको उठाया तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कि आप ट्रू ओनर को सर्च करिए और दीजिए। क्यों दीजिए? क्वेश्चन ये है। जनरली क्या होता है कि हमें अगर सुबह ऐसी चीज़ कोई पड़ी पड़ी हुई मिल गई, गोल्डन की रिंग है, आजकल तो गोल्ड वैसे भी बहुत महंगा है, और दूसरा नोट की गड्डी मिल गई, तो हमें लगता है वाह, आज तो हमारा दिन बहुत अच्छा था, ये बढ़िया मिल गया, चलो इसका यूज़ करेंगे। नहीं साहब, इसका जो बेसिस है वो अभी लास्ट में आपको बताते हैं। लेकिन लिखा है इट इज़ ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी इज बाउंड टू पे मनी इन कंसिडरेशन ऑफ समथिंग डन और सफर्ड बाय द अदर पार्टी। तो अगर उसने आपके लिए कुछ किया है या आपकी वजह से उसको कोई सफ़र हुआ, तो यू आर बाउंड टू पे द मनी इन कंसिडरेशन। ठीक, दो नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टी, यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ना मैंने उनसे कुछ बोला ना उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, लेकिन लॉ मेक्स आउट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर देम एंड सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड होता है। यहाँ पे पार्टीज अपनी कंसेंट नहीं देती है, फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है। क्यों होती है? तो यहाँ पे लिखा है द बेसिस ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। इस वर्ड को याद रखिएगा। लिखा है बेसिस ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट और अनजस्ट बेनिफिट। मतलब नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस। क्योंकि देखिए ये बड़ी, इसको बेस पे समझिएगा कि आप तो मॉर्निंग वॉक करने गए, आपको गोल्ड की रिंग मिल गई, या आपको नोट की गड्डी पड़ी मिल गई, या कोई और वैल्यूबल आइटम मिल गया, तो आपकी तो चांदी हो गई, आपके लिए तो अच्छा हो गया। लेकिन जिसका लॉस हुआ है उससे आप पूछिए तो वो बेचारा बहुत परेशान होगा। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए कहा कि अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए, अनजस्ट बेनिफिट नहीं, ये अनजस्ट बेनिफिट है ना, आपने कोई मेहनत थोड़ी ना की उसके लिए। तो नो मैन शुड ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सनस लॉस, दिस इज द बेसिस ऑफ दिस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी के नुकसान से किसी को फायदा नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट में रेफरेंस में आप देखिए, मैंने लिखा है क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड, सेक्शन 68 को समझा दिया है यहाँ पे, कि आप इसको समझ लीजिए कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फेंट लाइबल फॉर नेसेसरी सप्लाई द प्लांटिव मस्ट प्रूव। यहाँ पे अगर आप उनको लाइबल ठहराना चाहते हैं तो आपको, जो प्लांटिव जो केस फाइल कर रहा है,
उसको ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि गुड्स सप्लाइड वर नेसेसरीज फॉर सपोर्टिंग ए पर्सन इन हिज पोजीशन। ठीक, तो पहली बात तो वो नेसेसिटी की डेफिनेशन में आती हो जो कि आपने उन्हें प्रोवाइड की और उनकी कंडीशंस के हिसाब से। ठीक, फिर लिखा है दैट द इन्फेंट हैड नॉट ऑलरेडी ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज नीड्स, पहले से उनके पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि नैश वर्सेस इनमैन में हुआ कि उनके पास ऑलरेडी ओवरकोट्स थे और फिर भी आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो नेसेसरीज की डेफिनेशन में नहीं आई। नेसेसरीज की डेफिनेशन में वो आएगा जो पहले से उनके पास नहीं है और आप प्रोवाइड करो। ठीक, फिर लिखा हुआ है थिंग्स सप्लाइड मस्ट कम विद इन द कैटेगरी ऑफ नेसेसरीज एंड नेसेसरीज आर दोज थिंग्स विदाउट विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ है कि नेसेसरीज की डेफिनेशन अलग अलग सरकमस्टांसेस में चेंज होती रहती है। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपके लिए नेसेसिटी हो सकती हैं, दूसरे के लिए वो अननेसेसरी। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है द सेम थिंग मे बी नेसेसरी टू वन पर्सन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड अननेसेसरी टू अनदर पर्सन अंडर अदर सर्कमस्टांसेस, एंड द टर्म्स नेसेसरीज आर नॉट कन्फाइंड टू गुड्स ओनली। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड्स की डेफिनेशन में जो चीज़ें आ रही हैं वही आप प्रोवाइड कर रहे हो तभी वो आएंगी आपकी नेसेसरीज की डेफिनेशन में, नहीं। यहाँ पे लिखा है इट कैन इंक्लूड अदर थिंग्स सच एज गुड टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, वो भी नेसेसरीज की डेफिनेशन में आ सकती। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आपको कोट दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट और चीज़ दे रहे हैं तो वही ज़रूरी नहीं है कि वो गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। यहाँ पे नेसेसरीज की डेफिनेशन में आएगी। ए गुड टीचिंग कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज नेसेसरीज फॉर अनदर पर्सन इन अनदर सर्कमस्टांसेस। तो पहली बात तो क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड में ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ आपने सप्लाई की, जो गुड्स आपने दिए हैं, वो नेसेसरीज की डेफिनेशन में आती हैं। और उस इन्फेंट या उस लिनेटिक पर्सन को जिसको भी आप ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, पहले से वो चीज़ उसके पास नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो इसके हिसाब से आप समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ नेसेसरीज के डेफिनेशन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी, क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक, अब इतनी बातें समझने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब रेफरेंसेस में आप ये चीज़ मैं एक बार बता देता हूँ कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 टू 72, तो फिलहाल आप सेक्शन 68 ही पढ़ लेंगे तो आपको सारी कंडीशन समझ में आएगी। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया और समझा भी दिया, इससे ज़्यादा बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दो केस अगर आप और ढूंढेंगे पढ़ेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन नैश वर्सेस इनमान ये सबसे ज़्यादा लीडिंग केस है, इम्पॉर्टेंट है, जो एक्चुअली इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। और पेस फॉर नेसेसरी सप्लाइड सेक्शन 68 में ये पढ़ना बहुत ज़रूरी। तो इतना पढ़ने के बाद फिर आप रेफरेंस में मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया कि बेसिकली ये क्या होता है। फिर मैंने समझा दिया यहाँ पे क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ये इतना आप समझ लेंगे तो हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।